खबर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया है। इस खबर की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आप नाज़रीन को बताएंगे कि जो इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से ये कहा गया है कि मुलाकात नहीं होगी तो कमरा अदालत में बहस भी नहीं होगी, तो जो 6 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो अपीलें लगी हैं उन पर जस्टिस डोगर की जानिब से किस बड़े फ़ैसले का इम्कान है, ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो अवाम पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराया गया है, इस पेट्रोल बम ने पहले दिन ही क्या तबाही मचाई है, अवाम की चीखें क्यों और कैसे निकली हैं, इसकी तफसीलात पे हम बात करेंगे कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में क्यों और कैसे इजाफ़ा किया गया है। और फिर आखिर में हम बात करेंगे जो हुकूमत ने क्रैकडाउन का फ़ैसला किया है, इस हुकूमती फ़ैसले के बाद यूट्यूबर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को क्यों होशियार रहने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, जिसमें आखिरी समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो मरकज़ी कौंसल हैं सलमान सफदर साहब, जो अदालत के सामने इंसिस्ट ये कर रहे थे, क्योंकि नैब की तरफ से एतराज़ उठाया गया था जब तक मरकज़ी अपीलों पर अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर रेगुलर हेयरिंग का नैब को नोटिस नहीं कर दिया जाता, बाज़ाब्ता नोटिस जारी होने से पहले जो जजमेंट सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन है उसको इंटरटेन नहीं किया जा सकता। ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, लेकिन जस्टिस डोगर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब का ये एतराज़ मुस्तरद कर दिया था। नैब की एप्लीकेशन को नाकाबिल समाअत करार दिया गया था और फिर उसके बाद अदालत ने जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनसे ये कहा था कि आप मरकज़ी अपीलों पर आर्गू करें, लेकिन सलमान सफदर साहब का कहना था कि इमरान खान साहब से हदायत लिए बगैर वो कैसे मरकज़ी अपीलों पर आर्गू कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की लीगल टीम को मौका दिया था कि हम केस की जो समाअत है वो 1 हफ्ते तक मुलतवी कर देते हैं, आप खान साहब से मुलाकात करके हदायत ले लें। अब 6 अप्रैल को ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और 6 अप्रैल की इस समाअत से कबल आज 3 अप्रैल को 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें इमरान खान साहब की लीगल टीम, मरकज़ी कौंसल, बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। अब इन 4 दरख्वास्तों में खान साहब की लीगल टीम का दरअसल कहना क्या है, ये तफसीलात आपको बताते हैं और फिर इन दरख्वास्तों का कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, 6 अप्रैल को क्या बड़ा फ़ैसला हो सकता है, फिर उसकी तफसीलात पर भी आएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो 4 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई हैं उसमें 2 दरख्वास्तें हैं जो इमरान खान साहब की कन्विक्शन हुई थी तोशाखाना 1 केस में। जज मोहम्मद बशीर ने उन मुकदमात की समाअत करते हुए 31 जनवरी 2024 को यानी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट करार दिया था, यानी सज़ा याफ्ता नाअहल करार दिया था। अब उस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, उन अपीलों में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो सज़ाएँ हैं वो सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच था जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वाला, जिसमें नैब की तरफ से अमजद परवेज़ साहब पेश हुए थे, अदालत ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो सज़ाएँ हैं उनको सस्पेंड करके खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को ज़मानत दे दी थी। यानी कन्विक्शन को अदालत ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन मरकज़ी अपीलें आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये जो 2 अपीलें हैं तोशाखाना 1 केस की, इन पर समाअत करके हतमी फ़ैसला करने की जो दरख्वास्तें 2 सलमान सफदर साहब ने दायर की हैं, एक इमरान खान की तरफ से, एक बुशरा बीबी साहबा की तरफ से, तो इसका मकसद ये है कि तोशाखाना 1 केस का भी वंस फॉर ऑल जो है वो फ़ैसला किया जाए। अब इस दरख्वास्तों के ऊपर जो कि तोशाखाना 1 से मुतल्लिक CMS दायर की गई हैं, इस पर तो अलग से बेंच बनेगा। ये 6 अप्रैल को ज़ेर समाअत नहीं आएंगी, लेकिन 2 और दरख्वास्तें भी खान साहब की लीगल टीम ने, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हैं। एक तो दरख्वास्त ये दायर की गई है कि जो अदालत का हुक्म है ना कि आप मरकज़ी अपीलों पर आर्गू करें, सलमान सदर साहब ने अपनी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में कहा है कि जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो जाती, इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर, उनसे मुशावरत किए बगैर, उनसे हदायत लिए बगैर ये कैसे मुमकिन है कि वो मरकज़ी अपीलों पर आर्गू कर सकें।
और सलमान सफदर साहब कहते हैं कि वकील का क्लाइंट से मुलाकात करना या क्लाइंट की वकील तक एक्सेस होना, रसाई होना, ये बुनियादी हकूक़ है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि हुकाम को, अडयाला जेल के इंतज़ामिया को हुक्म दिया जाए कि मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए ताकि मैं उनसे फ़्रेश हदायत ले सकूँ, उनसे उनके मुकदमात से मुतल्लिक़ कानूनी मुशावरत कर सकूँ। तो ये जो दरख्वास्त है सलमान सफदर साहब की, इससे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 6 अप्रैल को जो समाअत होना है उसमें अदालती कार्रवाई नहीं होनी। खान साहब के वकला बैरिस्टर सफदर साहब जो हैं वो आर्गू नहीं करना चाह रहे, वो पहले खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, खान साहब से हदायत लेना चाहते हैं, क्योंकि अदालत की तरफ से जो मोहलत, जो मौका दिया गया था, उस मोहलत के बावजूद भी सलमान सफदर साहब की उनके क्लाइंट इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो मुलाकात की दरख्वास्त करेंगे 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को जैसे डोगर साहब जो हैं इस दरख्वास्त की रोशनी में हो सकता है कि वो बानी PTI इमरान खान के साथ सलमान सफदर की मुलाकात का हुक्म दे दें, या अडयाला जेल के इंतज़ामिया को कहें कि आप सलमान सफदर की खान साहब के साथ मुलाकात करवाएं। तो ये डेवलपमेंट 6 अप्रैल को हो सकती है। लेकिन एक और दरख्वास्त भी सलमान सफदर साहब ने बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक जो है वो अदालत में जमा करवाई है, जिसमें सलमान सफदर साहब का ये कहना है कि जो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को कन्विक्ट किया गया है, इस फैसले में जो नैब का इल्ज़ाम था बुशरा बीबी साहिबा पे, वो एडिंग और अबेटिंग का था, यानी एक को एक्यूज़ का उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था, सोलतकार का इल्ज़ाम लगाया गया था। और इमरान खान साहब के वकील, बुशरा बीबी साहिबा के वकील सलमान सफदर साहब जो हैं, अपनी इस मुतफरक दरख्वास्त में औरत कार्ड का सहारा लेते हुए, जो कि जेन्युइन उनकी बात है कि इस फैसले के तनाज़र में एक खातून जो है जिसकी उम्र 54 साल है, जिसे नैब की जानिब से टारगेट किया गया, विक्टिमाइज़ किया गया, इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, 10 माह हो चुके हैं इस दरख्वास्त में नोटिस जारी किए हुए, लेकिन नैब की तरफ से बार बार हर तारीख पर जो है वो रुकावटें खड़ी की जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इल्तवा ले लिया जाता है। तो सलमान सफदर साहब इस मुतफरक दरख्वास्त में अदालत से ये कह रहे हैं कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, जो कि अलील हो चुकी हैं, इमरान खान साहब की भी जो आँख है वो भी 85% उसकी बिनाई नहीं रही, 15% खान साहब की आँख की बिनाई है। अब बुशरा बीबी साहिबा को भी आँख का आर्जा लाहक हो चुका है, तो लिहाजा खातून को एक जो बेनिफिट मिलता है अदालत की तरफ से खातून होने के नाते, उसके तहत बुशरा बीबी साहिबा के जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा है उसको आप सस्पेंड करें, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल देने की इजाज़त दें। मरकज़ी अपील के ऊपर सलमान सफदर साहब ने आर्गू करने से इनकार कर दिया है, और इसी दरख्वास्त में, इसी मुतफरक दरख्वास्त में सलमान सफदर ने यह भी कहा है कि उनकी जहां इमरान खान के साथ मुलाकात का हुक्म दिया जाए, वहीं अडयाला जेल के इंतज़ामिया को बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी मुलाकात करवाने के लिए हदायत जारी की जाएँ, अहकामात जारी किए जाएँ। तो यहाँ पर भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बुशरा बीबी साहिबा की अपील है उसमें भी 6 अप्रैल को अदालती कार्रवाई जो है वो किसी बहस में, किसी डिटेल में जाने के बजाय उसमें तारीख पढ़ने का इम्कान है, जो सलमान सफदर साहब इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात की बात कर रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं, जो हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके नतीजे में जो डीज़ल है वो 500 रुपये से ज़ायद हो चुका है, जो पेट्रोल है वो 438 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। अब नाज़रीन, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, ज़ाहिर सी बात है कि ये तबाही लेके आएगा। अवाम की चीखें निकलने क्या है, अवाम की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, और ये एक ऐसा फ़ैसला है, एक ऐसा तबाहकुन फ़ैसला है जिसका दिफा जो है ना मैं कर सकता हूँ, ना हुकूमत के जमात के जो रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, ना वो इस फ़ैसले का दिफा कर रहे हैं। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ये कहना है कि देखें कि आखिर कब तक हम IMF का नाम लेंगे, गरीब जो है वो तो मर जाएगा, गरीब तो पेट्रोलियम मसनूआत की इन कीमतों का जो बोझ है वो नहीं उठा पाएगा। अब गरीब का कीमा कैसे निकलेगा, उसको उस पर जो बोझ आएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से, वो कुचला कैसे जाएगा, इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर लें। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि मेरे बच्चे जी स्कूल जाते हैं, मैं 10,000 रुपये अपने बच्चों के लिए वैन वाले को देता हूँ, और ये 10,000 उस वक्त की कीमत है जब पेट्रोल डीज़ल की कीमत 250 पौने 300 रुपये थी। अब डीज़ल की कीमत 500 रुपये 520 रुपये हो चुकी है। तो डेफिनेटली आलमोस्ट जो है वो 40% 50% का इजाफा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो चुका है।
तो मुझे जो गाड़ी वाला है जो बच्चों को स्कूल लेके जाता है, स्कूल से वापस लेके आता है, वो कहेगा कि मुझे 10,000 नहीं, मुझे आप अब 18,000 रुपये दें। तो ये 8-9 हज़ार रुपये का बोझ तो मेरे ऊपर सिर्फ बच्चों की वैन का जो फेयर है, जो पैसे हैं, उससे मुतल्लिक पड़ेगा। फिर स्कूल वाले भी अपनी फ़ीस में इजाफा करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नतीजे में जो खाने पीने की चीज़ों में इजाफा होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन के फेयर में इजाफा होगा, जो घरों के किराए में इजाफा होगा, उसके मुकाबले में आप ये देखें कि हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही, किसी की नहीं बढ़ रही। जहां हुकूमत ने की तरफ से ये कहा गया है ना कि हम पेट्रोल, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनको पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे, किसानों को सब्सिडी देंगे, ट्रांसपोर्टरों को सब्सिडी देंगे, लेकिन उस महंगाई का क्या? उस महंगाई का क्या करेंगे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से बाकी चीज़ों पे की कीमतें जो बढ़ेंगी, खाने पीने की चीज़ें जो बढ़ेंगी, उस महंगाई का मुकाबला कैसे करेगी? उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने अवाम को क्या रिलीफ दिया है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब खित्ते के दीगर ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कर दिया गया है, तो फिर इन हालात में क्या हुकूमत को कोई ऑप्शन, कोई रास्ते नहीं तलाश करने चाहिए थे जिसके नतीजे में आवाम को सब्सिडी मिल सके, आवाम को रिलीफ मिल सके, ये सारा बोझ आवाम पे पास ऑन ना हो सकता? अब ये सवाल जो उठ रहे हैं, इसमें एक गलती जो हमारी है, हम आवाम की जो गलती है उसको भी एडमिट करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत को भी रास्ते तलाश करने चाहिए। हम IMF के प्रोग्राम में हैं। अब आप देखें ना कि श्रीलंका भी IMF के प्रोग्राम में है, वहाँ पर आलमोस्ट जो पेट्रोल की कीमत है वो 410 रुपये है पाकिस्तानी रुपयों में, लेकिन बांग्लादेश में कोई पाकिस्तानी रुपयों में 260-270 रुपये है। भारत में पाकिस्तानी रुपयों में 310 रुपये लीटर है। लेकिन वजह क्या है? वजह वहाँ पे ये है कि बांग्लादेश और जो इंडिया है वो IMF के प्रोग्राम में नहीं है। हमें खाई जा रही है जो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि 160 रुपये हम अदा कर रहे हैं। अब पेट्रोलियम जो लेवी है वो सिर्फ पेट्रोल पे रखी गई है, डीजल पे पेट्रोलियम लेवी को सिफर कर दिया गया है। अब इन हालात में ये सवाल भी उठ रहा है कि जो पेट्रोलियम लेवी के मद में एक खसारा आ रहा था, जब बजट कलेक्शन में जो एक टारगेट था FBR का वो अचीव नहीं हो रहा था, तो उस टारगेट को भी अचीव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारी भी गलतियां और कोताहियां हैं, उसमें यह है कि जब आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा हुआ, हुकूमत की तरफ से छोटा मोटा लॉकडाउन कर दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान कर दिया गया, दफातर में 50% जो है वो स्टाफ का कहा गया, ट्रांसपोर्ट कम करने का कहा गया, पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल करने से रोका गया। हमने क्या किया? हमने कीमतें बढ़ने के बाद क्या किया कि जो पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करने के लिए हुकूमत ने इक़दाम उठाए थे, हमने उन तमाम इक़दाम को हवा में उड़ा दिया। जो पेट्रोल की कंजम्पशन मार्च में कम होनी चाहिए थी, वो 25% मज़ीद बढ़ गई। तो जहां हुकूमत ने ये बोझ पेट्रोल की कीमतों का आवाम पे डाला है, वहीं हमारा जो अपना एक कंडक्ट होना चाहिए था बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे, हमने उस हुकूमत के साथ हाथ बटाने की बजाय हमने हुकूमत में मज़ीद बोझ भी डाला है। तो इसमें हमारे भी कुछ ना कुछ किरदार है। लेकिन इस सारी बहस के बावजूद, सवालात के बावजूद, हुकूमत को रास्ते तलाश करने चाहिए कि आवाम को इस बोझ को लेकर रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, महंगाई से कैसे बचाया जा सकता है। तो दिफा नहीं हो सकता इस कीमतों में इजाफे का। डेफिनेटली पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, और पाकिस्तान अगर IMF के प्रोग्राम से निकलता है फिर तो आवाम को ये पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। क्यों पेट्रोल नहीं मिलेगा? कि जब आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, IMF के प्रोग्राम से आप बाहर चले जाएंगे, तो आपके पास आलमी मार्केट से पेट्रोल ख़रीदने तक के पैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं होंगे। आपके पास डॉलर की जो एक चेन है, वो चेन आपकी मुतासर हो जाएगी। अब आ जाते हैं, जो हुकूमत ने एक और फैसला किया है कि जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर जो है वो सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। अब नाज़रीन, जो मुजवज़ा तौर पे एक SRO तैयार किया गया, उसमें यह बताया गया है कि ये जो यूट्यूबर्स को और इन्फ्लुएंसर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मैं तो तैयार हूँ, मुझे बेशक टैक्स नेट में लेके आएँ। मेरी 50-60 हज़ार 70 हज़ार की जितनी इनकम है, इससे ज़्यादा नहीं है, उस पर बेशक मुझसे टैक्स ले लें। लेकिन बात यह है कि इस सोशल मीडिया का जो इनकम का, पैसे कमाने का जो ज़रिया है, उसका बेड़ा गर्क तो पहले फायरवाल ने कर दिया है। एटलीस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो फायरवाल के बड़े नेगेटिव असरात आए हैं।
लेकिन जो प्रपोज़ल तैयार हुआ है नाज़रीन वो बड़ा ही मानी खेज़ है। जैसे कहा गया कि जिसके 50,000 सब्सक्राइबर एक साल में होंगे उस पर टैक्स का इतलाक़ होगा। और भाई सब्सक्राइबर का यूट्यूब चैनल की आमदनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तो एक नंबर है जो आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके हैवी वेट होने से मुतल्लिक जो है एक नंबर आपको बताता है कि कितना बड़ा यूट्यूब चैनल है। लेकिन सब्सक्राइबर आपको पैसे नहीं दे रहे होते, इनकम नहीं दे रहे होते। इनकम आपको मिल रही होती है व्यूज़ के एवज़। जितना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उतना ही आपको उसके एवज़ जो है वो आमदन मिल रही होती है। लेकिन जहाँ तक व्यूज़ पे आमदन की बात है, इनकम की बात है, तो मुजवज़ा जो मुसवदा सामने आया है जिसको रिपोर्ट किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो यूट्यूब चैनल पे या आपका और सोशल मीडिया का चैनल है, अगर 1000 आपको व्यूज़ मिलते हैं तो 1000 व्यूज़ पर आपको 195 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 195 रुपये आप पर टैक्स लगेगा। अब नाजरीन ये जो 195 रुपये टैक्स की बात की जा रही है, क्या किसी ने ये कैलकुलेशन की है कि 1000 व्यूज़ पे जो कंटेंट बनाने वाला है, वीडियो बनाने वाला है, क्या उसको 195 रुपये खुद भी मिलते हैं कि नहीं मिलते? यूट्यूब चैनल की जो आमदनी है वो ठीक है व्यूज़ के एवज़ होती है, लेकिन वो आमदन भी वेरी करती है। किसी कंटेंट बनाने वाले को 1000 व्यूज़ पे $1 भी नहीं मिलता, उसको आधा $1 भी नहीं मिलता। जिसको आधा $1 यानी 50 सेंट भी नहीं मिलेंगे वो आपको 195 रुपये कैसे टैक्स की मद में देगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनको 1000 व्यूज़ के ऊपर $2 भी मिलते हैं, $2.5 भी मिलते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन की जा रही है ये भी बड़ी मतलब अजीब है कि मतलब, और मैंने ये कहा कि ये फ़र्क क्यों आता है भाई 1000 व्यूज़ पे किसी को अगर $1 नहीं मिल रहा, किसी को $2, $3 मिल रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि देखा जाता है कि आपकी ऑडियंस, आपकी व्यूवरशिप कहाँ की है। क्या आपको अमेरिका से देखा जा रहा है, क्या आपको बरतानिया में देखा जा रहा है, क्या आपकी सारी व्यूवरशिप जो है वो पाकिस्तान की है। अब पाकिस्तान की आपकी सारी व्यूवरशिप हो, देखने वाले आपके यूट्यूब चैनल पे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर देखने वाले पाकिस्तानी हो, तो आपको 5000 व्यूज़ पर भी $1 नहीं मिलता। इतना कम रेट है पाकिस्तान की व्यूवरशिप का। तो ये भी मेरे ख्याल से जो हुकूमत फ़ैसला करने जा रही है इसका नतीजा कहीं ये ना निकले कि आप टैक्स नेट में यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर को लाना चाहते हैं, कहीं वो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर अपने जो अकाउंट्स हैं जिसमें पैसा आता है यूट्यूब चैनल का, सोशल मीडिया की आमदन का, वो बाहर ही अपने इंटरनेशनल अकाउंट ना बनवा लें। वो पैसा पाकिस्तानी में आने के बजाय कहीं बाहर ना रह जाए, उल्टा फिर ज़र मुबादला की मद में पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।